नमस्कार साथियों। इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था राजस्थानी भाषा, जिसका भाग फर्स्ट मैंने डाल दिया था, जिसमें से राजस्थानी भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे वो क्वेश्चन एमसीक्यू भी डाले थे। उससे पहले मैंने थ्योरी भी डाली थी। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी यहीं से पेपर छापती है, पूरा यहीं से पूरा कंटेंट आता है। चाहे आप अभी रीट परीक्षा में हाल ही में मिलान कर लेना, हेज टू बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको मिलेगा। आज जो वीडियो है राजस्थानी साहित्य का है। भाषा तो मैंने पहले करवा दी, साहित्य में भाग 2 है। दोस्तों, इसका एक और भाग आएगा साहित्य का, वो जल्दी में आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम बात करें राजस्थानी साहित्य के बारे में, तो अभिलेख्य जो साहित्य है वो क्या होता है। अभिलेख्य साहित्य, तो यहाँ से दोस्तों इसको पूरा एक एक बात को लिखना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल जो कथन निष्कर्ष डाल रहे हैं वो कथन में लाइनें का कोई महत्व नहीं है कि ये मुख्य लाइन है या नहीं है, इसलिए हमें पूरा पढ़ाना पड़ता है। चलिए, राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं परंपरा। जो राजस्थानी साहित्य की इतिहास पर, राजस्थान साहित्य का जो प्रारंभिक जो साहित्य है ना, वो हमें अभिलेख्य सामग्री के रूप में मिलता है। यानी जो राजस्थानी का साहित्य है ना प्रारंभिक रूप से, वो हमें अभिलेख्य सामग्री के रूप में मिलता है। वो कहाँ मिलता है, जिसमें क्या होता है देखो, जिसमें शिलालेखों पे लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, और अभिलेखों पे लिखा हुआ मिलता है, सिक्कों पर लिखा हुआ मिलता है, मुहरों पर जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को ही हम अभिलेख्य साहित्य कहते हैं। यानी जो मुहरे होते थे, सिक्के होते थे, अभिलेख होते थे, शिलालेख होते थे, उन पर जो साहित्य उत्कीर्ण किया गया था उस साहित्य को हम कहते हैं अभिलेख्य साहित्य। ठीक है, यद्यपि यह सामग्री अति अल्प मात्रा में उपलब्ध होती है। आपको पता है कि ये जो अभिलेख्य साहित्य है बहुत ही कम मात्रा में हमें उपलब्ध होते हैं, लेकिन जितने भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्य व ऐतिहासिक में बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम बात करते हैं लोक साहित्य के बारे में। जो लोक साहित्य है दोस्तों, लोक साहित्य राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य जैसे वाणी निष्ठता की विशेषता के लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा है। यानी इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो है वाणी निष्ठता। ठीक है, यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार है। यानी जनता का, लोगों का जो अनुभव भंडार है वो रहा है। यहाँ विविध यानी भिन्न भिन्न प्रकार की विधाओं यानी विधाओं में साहित्य हमें श्रवण सुनने की परंपरा से हमें प्राप्त होता है। राजस्थानी साहित्य के इतिहास परंपरा में हमें निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको यहाँ से भरपूर रीट परीक्षा में पेपर पूछे गए थे, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। इसका जो काल है, सबसे पहले हम काल प्रक को जान लेते हैं। यह जो साहित्य है ये राजस्थानी, ये चार प्रमुख तौर पे चार प्रमुख काल प्रक है इनके। तो पूछा जा सकता है कितने जो काल प्रक है वो है, तो उस उत्तर आ जाएगा 4। जैसे हम बात करें, इसमें पहला काल प्रक है प्राचीन काल, उसके बाद पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। इन चारों का क्रम, पहले प्राचीन काल आया, फिर पूर्व मध्य काल, फिर उत्तर मध्य काल, फिर आधुनिक काल। उसी प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति परक है, जो प्राचीन काल था उसमें क्या थी प्रवृत्ति परक, वो थी वीर गाथा काल कहलाया। ठीक है ना, उसमें वीर गाथाओं के माध्यम से, ठीक है ना, लोक साहित्य को जाना गया था। इसमें 1050 से 1450 ईस्वी तक ये काल रहा था। अब बात करें तो पूर्व मध्य काल है, जो पूर्व मध्य काल था वो भक्ति काल रहा था। ये भक्ति काल दोस्तों 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, यानी ये जो पहले वीरगाथा काल जो 400 साल तक रहा था, उसके बाद ये भक्ति काल 200 साल तक लगा था लगभग। उसके बाद जो उत्तर मध्य काल है, ये इसकी प्रवृत्ति परक क्या थी, ये श्रृंगार थी, रीति और नीति परक काल था। श्रृंगार रीति और नीति परक काल रहा था। ये 1650 से ये 1850, ये भी 2 साल तक रहा था। ठीक है ना, तो इसके बाद में हम बात करें आधुनिक काल, जो विविध विषयों पर और विधाओं पर, यानी विविध विषयों और विविध विधाओं पर युक्त था। जो 1850 ईस्वी से लेके जो अभी जो काल चल रहा है वो आधुनिक काल रहा था। ठीक है ना, जो 1850 ईस्वी के बाद जो भी काल रहा था वो आधुनिक काल रहा था। तो पहले वीरगाथा काल, फिर भक्ति काल, फिर श्रृंगार रीति और नीति परक काल, और फिर विविध विषयों और विधाओं से युक्त काल रहा था। रीट परीक्षा में यहाँ से भरपूर प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एक एक काल के बारे में। प्राचीन काल वीरगाथा काल, ये 1050 ईस्वी से शुरू होता है
और 1450 ईस्वी तक रहता है। इस समय की हम बात करते हैं कि भारतवर्ष में निरंतर होने वाले हमले जो भारत में पश्चिम दिशा से हो रहे थे, जब ये काल था उस समय जो भारत में हमले हो रहे थे वो पश्चिम दिशा से, इसका अत्यधिक जो प्रभाव था राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था। जो पश्चिम दिशा से जो निरंतर जो हमले हो रहे थे इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा था, हमारे राजस्थान प्रदेश पे पड़ रहा था। यहाँ जो ये पड़ रहा था, यहाँ के जो यहाँ शासकों को संघर्ष करना भी पड़ रहा था। जैसे अगर भी हमले हो रहे तो यहाँ को शासकों का संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में संघर्ष की भावनाओं को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन किया गया था। किसका सर्जन किया गया था इस काल में? वीर रसात्मक काव्यों का। कौन सा? वीर गाथा काल इसी से कहा गया क्योंकि जो इस काल में वीर रसात्मक काव्यों का सर्जन हुआ था, ठीक है। इस काल की जो वीरता प्रधान काव्यों की प्रमुखता के कारण यहाँ इस काल को वीर गाथा नाम दिया। देखो क्यों दिया गया वीर गाथा नाम? क्योंकि इस काल में जो वीरता के प्रधान थी, ठीक है ना, इसकी प्रमुखता के कारण ही काल को नाम दिया गया। इस काल में महत्वपूर्ण रचना थी, उनका नाम था श्रीधर व्यास, जिन्होंने क्या किया था, रणमल छंद नामक एक वीर गाथा लिखी। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय है। जो श्रीधर व्यास की जो रचना है वो कौन सी है? रणमल छंद। यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो रणमल छंद रचना है जो श्रीधर व्यास द्वारा रची गई, ये किस काल से संबंधित है? ये वीर गाथा काल से संबंधित है। वीर रसात्मक काव्यों का इसमें संग्रहण किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला हम बात करें तो काल है हमारा पूर्व मध्य काल। पूर्व जो मध्य काल है ये काल कहलाया भक्ति काल। इस काल को किस नाम से जाना गया? भक्ति काल, ठीक है। जो भक्ति काल था हमारा वो 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रहा। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा। इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया ही किया। इन राजस्थान को इतिहास में बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसलिए यहाँ युद्धों और धर्म की संस्कृति को भी ज़्यादा अपनाया गया। यहाँ संघर्षों के आधार के रूप में जो साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार की प्रवृत्ति भी आई। जैसे जैसे दोस्तों यहाँ संघर्षों का सामना करना पड़ा, इसी के आधार पर यहाँ के जो लोग थे उन्होंने धर्म प्रचार के आधार की प्रवृत्ति भी दिखाई। ये धर्म प्रचार की जो प्रवृत्ति है इसी वजह से इनको भक्ति काल कहा गया। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने पर समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्ति होने लगे। और इससे ऐसे समय में कई संत और भक्तों ने, कई संत थे, कई भक्त थे जिन्होंने जन सामान्य से सही राह दिखाई और अपनी कलम से भी समाज को सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद्भावना की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया था। इसी कारण ये भक्ति काल कहलाया था दोस्तों। इन संतों और भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल का नाम क्या रहा? भक्ति काल। अब कहते हैं कि भक्ति काल का नाम भक्ति काल ही क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जो संत और भक्त थी उनकी रचनाएं थी ना, बहुत अधिकता थी उनकी, बहुत ज़्यादा इन्हीं का प्रचार रहा था, इन्हीं की कलम का योगदान रहा था। इस कारण ये जो काल रहा वो भक्ति काल रहा, जो 1450 से 1650 ईस्वी तक था। इसी काल में विभिन्न संतों के द्वारा प्रवर्त संप्रदायों ने भी लोक में अपनी गहरी पीठ बनाई और लोगों ने उसके मार्ग का अनुसरण किया था। अब इसी में संप्रदाय थे, ठीक है, उन्होंने भी अपने लोगों को उन्होंने अपनी पीठ बनाई और अपने लोगों को अपने ही अनुसरण के अनुसार चलने का निर्देश दिया। जैसे हम कुछ संप्रदाय की बात करें, जैसे इसमें संप्रदाय हैं, आप सभी जानते हो कि रामसनी संप्रदाय है और दादू पंथ है, नाथ पंथ है, अलख्या संप्रदाय है, बिश्नोई संप्रदाय है, दशनासी संप्रदाय। ये इसी काल में आए थे और इन्होंने अपनी यहाँ पीठ बनाई और लोगों को अपने अपने पंथ के और मार्ग के अनुसार चलने के लिए इन्होंने निर्देश दिया। इन संप्रदायों का नाम स्मरण का महत्व निर्गुण उपासक
उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए, जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सोई हरि का होय। ठीक है ना। इन्होंने कहने का ये नाम स्मरण पर महत्व दिया था, यानी निर्गुण उपासना पर बल दिया था, गुरु की महत्ता पर इन्होंने बल दिया था, कि जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाने पर उन्होंने प्रयास किया था। ये कौन सा काल था? ये काल था भक्ति काल था। ये 1450 से 1650 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। इसके साथ ही सगुण भक्ति भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना और महिमा का गान भी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया था। इसके जो निर्गुण भक्ति के साथ साथ ही इसी काल के अंदर सगुण भक्ति के कवियों ने भी अपना आराध्य देवों की वंदना और महिमा का गान करके रचनाओं का माध्यम किया था। इस प्रकार हम बात करें कि सगुण भक्ति के अंदर बात करें तो शिरोमणि मीराबाई के जो पद थे, ठीक है, पृथ्वीराज राठौड़ की, एक वेली किशन रुक्मणी और माधवदास ददवाड़िया की रामरसो, और ईश्वरदास की हरिरस, और देवयान की है सायाजी झूला की देवयान। ठीक है। और यहाँ दोस्तों देखिए, जो नागदमन है वो है देवयान सयाजी झूला की, और जो हरिरस थी वो है ईश्वरदास की। ठीक है ना। ईश्वरदास की, यहाँ थोड़ा मैंने गलत बोल दिया था, ईश्वरदास की कौन सी है? हरिदास। और देवयान सयाजी झूला की कौन सी है? ये है नागदमन। ठीक है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी ये सगुण भक्ति की, और यहाँ गुणगान किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरा काल की, जो काल है हमारा उत्तर मध्य काल, इस काल की जो वो प्रवृत्ति रही थी वो श्रृंगार की, रीति की और नीतिपरक काल की रही थी। ये 1650 से 1850 ईस्वी तक का काल था। राजस्थान की साहित्य में उत्तर मध्य काल में साहित्य की विविध विषयों युक्त रहा है। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति काल रहा था। जो ये काल था ना 1650 से 1850, राजनीतिक दृष्टि से ये शांति काल पूछा जा सकता है परीक्षा में। कौन सा काल राजस्थानी साहित्य के आधार पर कौन सा काल राजनीतिक दृष्टि से एक शांति काल रहा था? वो रहा था उत्तर मध्य काल। क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ जो राजनीतिक लोग थे वो शांति से रहे, यहाँ किसी भी प्रकार का ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ा। इस वजह से शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में मुख्य बात यह है दोस्तों, इस काल में श्रृंगार, रीति यानी काव्य शास्त्रों और नीति संबंधित रचनाओं का प्रस्तुत किया गया। ये कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन सकता है इस काल का। लोक में प्रचलित प्रेम ख्यानों के विभिन्न ग्रंथों के रूप में इसको भी जो प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्रों से संबंधित रचनाओं की अगर हम बात करें तो कवि मंछाराम, जो कवि मंछाराम थे, ठीक है, इसकी कौन सी रचना थी? कवि मंछाराम की जो रचना है दोस्तों, कवि मंछाराम की जो रचना थी वो थी रघुनाथ रूपक। और तथा जो संबोधन परक नीति कारकों में बात करें, जो संबोधन परक नीति कारक है उसमें राजिया रसोटा, ठीक है, चक्करिया रसोटा, बेरिया रसोटा, मोतिया रसोटा आदि इसकी प्रमुख रचनाएं रही। ठीक है। हम बात करें चौथा काल दोस्तों, 4 काल है इसमें, चौथा काल है इसमें आधुनिक काल कहा इस काल को। और यहाँ ये काल में विविध विषयों और विविध विधाओं से युक्त था। ये 1850 के बाद से ये चल रहा है ये काल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, इनसे पहले सन यानी 1857 के पश्चात समाज में एक नई चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा। साहित्य ने भी इसे अछूता नहीं रहा। साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य की आधुनिक काल नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस साहित्य में हम बात करें मुख्य तौर पे राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद, मारवाड़ के जो राजस्थान साहित्य में जो चेतना का जो शंखनाद है वो किसे कहा गया था? वो कवि राजा मारवाड़ के थे बांकीदास, और बूंदी के थे सूर्यमल मिश्रण को कहा गया। ये कथन इस काल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें पूछा जा सकता है। जिनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई, इस चेतना को भी आगे पीढ़ी में साहित्यकारों ने जगाए, जिसका सुखद परिणाम
हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, आधुनिक हम बात करें, यहाँ आधुनिक राजस्थानी की साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्य सामग्री का सर्जन हो रहा है और उसी साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा का अत्यंत सुदृढ़ महत्वपूर्ण है। अब जो गद्य पद्य की जो विधाएं हैं उनका हम भाग 3 में इसका राजस्थानी साहित्य में पढ़ेंगे। ठीक है, गद्य पद्य की विधाएं और साहित्यिक जो पत्रकारिताएं हैं उनका भी हमें भाग 3 में ही वर्णन करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको यहीं से मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।